चलिए तो एएस में पहले कुछ चीजों का मतलब समझ लेते हैं कि इम्पेयरमेंट का क्या मतलब होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, इन एडिशन टू डेप्रीसिएशन। मतलब एसेट को यूज करके जो आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो उसकी वजह से जो वैल्यू कम होती है, उसके अलावा अगर एसेट की वैल्यू में कोई गिरावट आती है तो उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं, उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपने एक एसेट परचेज किया 100 रुपए का, अब 1 साल बीत गया, आपने इस पर 10 रुपए का डेप्रीसिएशन लगा दिया। अब एसेट की जो वैल्यू WDV, जिसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, ये कैरिंग अमाउंट 90 रुपीज है। अब आपने देखा कि आपकी एसेट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो 80 है, ठीक। तो ये जो 80 है ना, इसको हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। मतलब एसेट को यूज करके या एसेट को बेचकर जो आप बेनिफिट उठा सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट, ठीक। तो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 80 है और आपका जो कैरिंग अमाउंट है वो 90 है। तो ये जो 10 रुपए का फर्दर रिडक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इन एडिशन टू चार्जिंग डेप्रीसिएशन। तो जो डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो उसके अलावा जो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है सर ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो इसकी अभी हम सारी कहानी आगे पढ़ेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू कि वो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट जो डेप्रीसिएशन के अलावा होता है। इंपेयरमेंट का मतलब होता है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो एसेट की बुक वैल्यू होती है, ठीक है, या एसेट की WDV जो होती है, उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। मतलब जिस वैल्यू को एसेट को, जिस वैल्यू पर एसेट को बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है, उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है नेट फेयर वैल्यू। नेट फेयर वैल्यू का मतलब होता है नेट सेलिंग प्राइस। एसेट को मार्केट में बेचकर आपको क्या मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। और वैल्यू इन यूज, एसेट को वैल्यू यानी एसेट को यूज करके आप कितनी वैल्यू जनरेट कर सकते हो, उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। सर मतलब ये मान लो मेरे पास एक मशीन है, अगर मशीन को मैं अभी मार्केट में ले जाकर बेच दूं तो मान लीजिए वो 1 लाख रुपए में बिकेगी। अब इसको 1 लाख रुपए में बेचने से 5,000 रुपए का खर्चा भी हो जाएगा, तो मेरे पास 95,000 ही मेरे हाथ में आएगा। इसको हम बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस या नेट फेयर वैल्यू। अब मान लो इस मशीन को मैं बेचता नहीं हूं बल्कि यूज करता हूं और 5 सालों तक यूज करूंगा। 5 साल यूज करके जो कैश जनरेट होंगे उन सबकी आज की वैल्यू जो है वो मान लीजिए है 96,000। तो मैं रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से जो हायर होगा उसको लूंगा। अगर मान लीजिए इसको यूज करके जो मैं वैल्यू जनरेट करूंगा वो सिर्फ 90,000 करूंगा, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट मेरा हो जाएगा 95,000। तो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। ठीक है जी, विच एवर इज हायर। नेट फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एक्सपेक्टेड सेल प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो ये होता है नेट फेयर वैल्यू। और वैल्यू इन यूज का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट इंक्लूडिंग सैल्वेज वैल्यू। तो इस एसेट से जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होंगे इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू, उन सब की आज की वैल्यू निकाल लेते हैं। आज की वैल्यू के लिए एक डिस्काउंट रेट चाहिए होगा, जो डिस्काउंट रेट हम यूज करते हैं उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट बोलते हैं, ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उस कैश फ्लोज की जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है, और डिस्काउंट रेट यूज करके उसको हम वैल्यू इन यूज बोलते हैं। तो वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से जो हायर होता है उसको हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट अगर माइनस करोगे तो अगर पॉजिटिव आया तो इंपेयरमेंट लॉस है, लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कोई भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ, कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अब फेयर वैल्यू के ऊपर नोट्स देख लो। फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टेकन फ्रॉम रीसेंट ट्रांजैक्शन इन द मार्केट और एक्टिव मार्केट फॉर सिमिलर एसेट। मतलब ये है कि जो रिसेंट ट्रांजैक्शन आपका हुआ है मार्केट के अंदर या जो सिमिलर एसेट का मार्केट कोई मौजूद है, वहां से एसेट की फेयर वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट ज्यादा आपके लिए अभी फिलहाल रेलिवेंट नहीं है।
अच्छा, अब यहां पर आते हैं जर्नल एंट्री। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्रीज क्या बनती हैं? इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब इंपेयरमेंट लॉस क्या है? एक लॉस है तो डेबिट होगा, और एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और फिर इस इंपेयरमेंट लॉस को उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाता है। जनरली इंपेयरमेंट लॉस को पीएनएल में भेजा जाता है, लेकिन कभी कभी इंपेयरमेंट लॉस को रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट भी एडजस्ट किया जाता है। तो हम देखेंगे अभी आगे उसका जरा ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल दे रखा है। अच्छा, आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस डेप्रिसिएशन इन फ्यूचर विल बी चार्ज ऑन रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है उसमें से इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो रिवाइज्ड वैल्यू बचेगा। अब रिवाइज्ड वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा फ्यूचर में। ठीक है, ये एग्जांपल आपकी सारी बातों को क्लियर कर देगा। तो ये एग्जांपल जरा देखो। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है 50,000, यूजफुल लाइफ है 5 साल, एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू ऑफ एसेट है 40,000, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 5,000। मतलब एसेट को अगर आज मार्केट में ले जाकर बेच दूं तो 40 में बिकेगा और 5,000 का खर्चा हो जाएगा। इसका मतलब नेट सेलिंग प्राइस कितना हुआ? नेट सेलिंग प्राइस हो गया 35,000। अच्छा, अब ये दे रखे हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट है 12%। तो हम इन सारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उस प्रेजेंट वैल्यू का इस 35,000 से कंपैरिजन करेंगे। उन दोनों में जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगा। तो अगर मैं 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो देखो कितना आएगा, आप देख लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.12, तो पहले साल का आएगा 0.893, दूसरे साल का आएगा 0.797, तीसरे साल का आएगा 0.712, फिर आएगा 0.636, ये हो गया आपका चौथे साल का। पांचवें साल का आएगा 0.567, और ये जो स्क्रैप है ना 2500, ये भी 0.567, मतलब 5th ईयर के एंड का है ये। तो जरा इनका रिकवरेबल अमाउंट एक बार निकाल लें, देख लो जरा। 10,000 इंटू 0.893 ये हो जाएगा, उसके बाद 12,500 इंटू 0.797, ठीक है जी, फिर हो जाएगा 7,000 इंटू 0.712, उसके बाद 15,000 इंटू 0.636, फिर आपका मैं 10,000 और 12,500 2,500 एक साथ ले लेता हूं तो ये दोनों मिलाकर 12,500 हो गए। तो 12,500 इंटू 0.567 ये हो गया आपका, और टोटल अगर मैं देखूं तो ये हो गया 40,504। लो जी, 40,504। तो 40,504 जो है ना ये हो गया वैल्यू इन यूज, और आपका नेट सेलिंग प्राइस कितना है? 35,000। तो इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपका रिकवरेबल अमाउंट होगा। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 40,504। 40,504, ठीक है। अच्छा, अब एसेट का आज की डेट में कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट है बच्चों 50,000। तो 50,000 में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर दो 40,504 रुपए, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा? इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो। तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया 9496। दिस इज योर इंपेयरमेंट लॉस। समझे? 9496, दिस इज योर इंपेयरमेंट लॉस। आपने क्या किया? पहले नेट सेलिंग प्राइस निकाला, फिर रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए वैल्यू इन यूज निकाला। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है जितने भी कैश फ्लोज हैं उन सबका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो ये आ गया 40,504। 40,504 और 35,000 विच एवर इज हायर, ये आपका रिकवरेबल अमाउंट हो गया। कैरिंग अमाउंट जो 50,000 दे रखा है उसमें से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर दो, इंपेयरमेंट लॉस आ गया। अच्छा, अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या है? रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपका पुराना जो आपका कैरिंग अमाउंट था उसमें से इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दो, कितना? 9496। तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 40,504। मतलब जो आपका ये रिकवरेबल अमाउंट था ना वही आपका क्या आ जाएगा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन आपका आगे से कितना लगेगा? अभी 5 साल बचे हुए हैं। तो देखो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट है 40,504, इसकी स्क्रैप वैल्यू 2,500 है। 2,500 को अभी भी मैं मानूंगा स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू घटा दो और 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 40,504 माइनस 2,500 का स्क्रैप वैल्यू घटाओ, ये बचा 38,004। डिवाइड कर दो इसको 5 से, तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 7600.80, या आपको 7601 कर देना चाहिए। ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, रिवाइज डेप्रिसिएशन आने वाले साल का। बताओ बच्चों, समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में देखो मैंने एक तो क्या निकाला? एक तो निकाला पहले नेट सेलिंग प्राइस। करंट कैरिंग अमाउंट तो गिवन है,
50,000 का, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने पहले नेट सेलिंग प्राइस निकाला, फिर वैल्यू इन यूज निकाला। नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, तो आपका रिकवरेबल अमाउंट आ गया। रिकवरेबल अमाउंट जब आ गया तो कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर दोगे तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया। इंपेयरमेंट लॉस जो होगा वो आप एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में से घटाओगे तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? रिवाइज कैरिंग अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन से ये बात हो गई। अब जरा इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट देखो। ट्रीटमेंट कहते हैं एज पर AS 28 इंपेयरमेंट लॉस विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट, यानी जनरली इंपेयरमेंट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है, लेकिन बट इंपेयरमेंट लॉस इज मेड फॉर द एसेट व्हिच वाज अपवर्ड रिवैल्यूड इन अर्लियर ईयर। पिछले सालों में कोई एसेट रिवैल्यू किया गया था और अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया था, तो आपको पता है जब भी हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं तो जो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आता है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस एसेट से रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा होगा आपके पास, अब आप उस एसेट का इंपेयरमेंट कर रहे हो, तो जो अब इंपेयरमेंट लॉस आएगा ना, तो इंपेयरमेंट लॉस को पहले उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करोगे, उसके बाद में अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस बचेगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर इस एसेट से, जिस एसेट को आप इंपेयर करने जा रहे हो, अगर उस एसेट से रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले से मौजूद है तो इंपेयरमेंट लॉस को पहले उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करोगे, बैलेंस जो बचेगा उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। तो यहां पर देखो, बट इफ इंपेयरमेंट लॉस इज मेड फॉर द एसेट व्हिच वाज अपवर्ड रिवैल्यूड इन अर्लियर ईयर्स, सॉरी, ठीक है, अपवर्ड रिवैल्यूड इन अर्लियर ईयर्स, then impairment loss will be adjusted first against revaluation reserve exist and balance loss if any will be charged to profit and loss account। तो carrying amount of asset है 140, remaining useful life है 5 साल, revaluation reserve exist for upward revaluation made in earlier year 30,000, recoverable amount है 1,10,000। अब आपको बताना है impairment loss निकालो और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो निकालो। तो पहले तो देखो, carrying amount है 1.5 लाख, रिकवरेबल अमाउंट है 1,10,000, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 40,000। अब इस 40,000 के लॉस का क्या करोगे? 30,000 जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करोगे और 10,000 जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री, दो एंट्री बनेंगी। पहली एंट्री बनाइए इंपेयरमेंट लॉस डेबिट टू एसेट अकाउंट, कितने से? 40,000 से, 40,000 से। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट, कितने से? 40,000 से। क्या इन दोनों एंट्री को मिलाकर एक एंट्री बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो। एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 30,000, P&L डेबिट 10,000 टू एसेट अकाउंट 40,000। सीधा एंट्री भी बना सकते हो आप। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, अब आगे आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। एज पर AS 28 एंटिटी शुड एस्टिमेट कैश फ्लोज ओनली अप टू 5 years। एंटिटी को सिर्फ 5 सालों तक कैश फ्लो को एस्टिमेट करना चाहिए, यानी 5 सालों से ज्यादा अगर एस्टिमेट लगाओगे तो उस कैश फ्लोज के एस्टिमेट को रिलायबल नहीं माना जाता एज पर AS 28। सवाल उठता है, सर मेरे अगर क्वेश्चन में 6 साल के कैश फ्लो दे रखे हैं तो आप 6 साल के हिसाब से ही क्वेश्चन बनाओगे। अगर आपको 10 साल के दे रखे हैं तो आप 10 साल के हिसाब से ही क्वेश्चन बनाओगे। लेकिन AS 28 कहता है प्रैक्टिकली जब एंटिटी अपने कैश फ्लोज को एस्टिमेट करती है ना, तो उसे 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए एस्टिमेट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 5 साल एक काफी लॉन्ग पीरियड हो गया। उसके बाद अगर एस्टिमेट लगाओगे तो ज्यादा रिलायबल एस्टिमेट नहीं होगा। तो आप मानकर चलो कि आपका एसेट जो है वो यूज करके जो बेनिफिट देगा वो 5 साल तक ही देगा, इससे ज्यादा एस्टिमेट मत लगाओ। ठीक है, इफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज हायर देन 5 years, देन सैल्वेज वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एट द एंड ऑफ 5th year।
अब कोई कंपनी है, वो AS28 के पास पहुंच गई, वो कहती है भाई हमारा एसेट जो है वो तो 5 साल से ज्यादा चलेगा, आप कहते हो कि 5 साल की कैश फ्लो निकालिए, हम तो 5 साल से ज्यादा के लिए इस एसेट को यूज करने वाले हैं, फिर क्या होगा? तो AS28 कहता है देखो भैया आप ऐसा करो, 5 साल के तो कैश फ्लो आप एस्टिमेट करिए कि 5 साल तक आपका ये एसेट कितने कैश फ्लो एस्टिमेट करेगा, कितने कैश फ्लो जनरेट करेगा, आप वो निकालिए 1 2 3 4 5, आप 5 साल तक कैश फ्लो जनरेट करिए, कितने कैश फ्लो जनरेट होंगे उसका एस्टिमेट लगाइए। फिर 5th ईयर के एंड में ही आप देख लो ये एसेट अगर हम बेचेंगे तो 5th ईयर के एंड में कितने में बिकेगा, तो आप स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर कर लीजिए 5th ईयर के एंड में। यानी 5 साल से ज्यादा के कैश फ्लो एस्टिमेट मत करिए, और अगर आपका एसेट आपको लग रहा है 5 साल से ज्यादा चलेगा तो आप 5th ईयर के एंड का स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर कर लीजिए, कैश फ्लो मान लीजिए उसकी स्क्रैप वैल्यू को। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो ये बात बोलता है AS28। अब हमारे एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 6 साल के कैश फ्लो दे रखे हैं, 7 साल के कैश फ्लो दे रखे हैं, वैसे दिए नहीं होंगे लेकिन मान लो बाई चांस अगर दे रखे हैं तो फिर आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के हिसाब से आप उन कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और वैल्यू इन यूज निकाल लोगे। यानी आपको क्वेश्चन से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। अगर 6 साल के दे रखे हैं तो 6 साल के लीजिए, 5 के दे रखे हैं तो 5 के लीजिए, 10 के दे रखे हैं तो 10 के लीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर थ्योरी में क्वेश्चन पूछे, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे कि AS28 कितने साल के कैश फ्लो को एस्टिमेट करने के लिए बोलता है, तो आप बताओगे 5 साल के लिए। और अगर एसेट की वैल्यू 5 साल से ज्यादा है तो 5th ईयर के एंड में वो कहता है स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर कर लो। ठीक है, आप मान लो कि 5 साल के एंड में हम एसेट को बेचेंगे तो कितना रियलाइज होगा, तो 5th ईयर के एंड का कैश फ्लो आप मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू को, जो कैश फ्लो एसेट को यूज करके जनरेट होगा वो तो होगा ही, स्क्रैप वैल्यू को सेपरेटली आप कंसीडर करिए 5वें साल के एंड में। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन 5 ईयर देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। हम तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन होंगी उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आर कैलकुलेटेड यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जो आपके बिजनेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस रेट को यूज करिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग यूज करिए। यह एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो कौन सा रेट लेकर निकाले जाते हैं, तो कैश फ्लो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट लेकर निकाले जाते हैं। अगर कैश फ्लो के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तो फिर हम इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेते हैं। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट का मतलब होता है कि अगर मार्केट में आज लोन लेने जाऊं तो किस रेट पर मेरे को लोन मिलेगा, उस रेट को बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, अच्छा अगर कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में दे रखे हैं तो आप लोग क्या करिए, फॉरेन करेंसी में ही कैश फ्लो का एस्टीमेट लगाइए, उसी फॉरेन करेंसी में ही प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और फिर प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करिए और जिस डेट को इंपेयरमेंट लॉस निकाल रहे हो उस टोटल को उस दिन के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी अगर फॉरेन करेंसी में आपके कैश फ्लोज हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 साल के कैश फ्लो दे रखे हैं और फॉरेन करेंसी में दे रखे हैं, तो आप प्रेजेंट वैल्यू भी फॉरेन करेंसी में ही निकालिए उनका, समझे, और फिर इस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल लगाइए। इसी को वैल्यू इन यूज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल आया $10,000, अब इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो इंडियन रुपीज में इस 10,000 को आपको कंपेयर करना, मतलब कैलकुलेट करना है किससे, जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस निकाल रहे होगे उस दिन का आप एक्सचेंज रेट लीजिए और उस एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज में वैल्यू इन यूज आ जाएगा। मतलब हर साल के कैश फ्लो को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले फॉरेन करेंसी में ही इंडिविजुअल कैश फ्लो लीजिए, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल लगाइए और उस टोटल को जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस निकाल रहे हो उस दिन के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉरेन करेंसी का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब देखो सवाल है, क्या इंपेयरमेंट में खुद करने चला जाता हूं? खुद करने मतलब क्या मैं इंपेयरमेंट करने के लिए हर साल के एंड में खुद इंपेयरमेंट करूंगा, चाहे एसेट में कोई इंडिकेटर दिखे या ना दिखे, क्या मैं इंपेयरमेंट हर साल टेस्ट करूं? तो ऐसा नहीं है। देखिए किसी भी इंसान की अगर तबीयत भी खराब होती है ना, बुखार आ रहा है या कोई भी तबीयत खराब हुई है, तो पहले उसको सिम्टम दिखते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो। आप ऐसा नहीं है कि हर दिन डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो भैया मेरे को चेक कर लो, क्या मेरे को बुखार तो नहीं है, मेरी कोई तबीयत तो खराब नहीं है। कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, तभी डॉक्टर के पास जाते हो। यानी कुछ सिम्टम दिखेंगे, कोई सर में दर्द होगा, कोई आपके हाथों पैरों में दर्द होगा, ठीक है, पेट में दर्द होगा, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसे नहीं कि हर दिन बॉडी चेकअप करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग। ऐसे ही एसेट के इंपेयरमेंट का टेस्ट आपको कब करना है, जब कोई इंडिकेटर दिखे
कि हाँ एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। तो अगर कोई इंडिकेटर मौजूद है तभी हम इंपेयरमेंट का टेस्ट करते हैं, बाकी हम हर साल टेस्ट नहीं करते इंपेयरमेंट का, समझे? तो कुछ इंडिकेटर दिखते हैं, वो इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल इंडिकेटर कौन से हैं और इंटरनल इंडिकेटर कौन से, जरा पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं। आपकी एसेट की वैल्यू का रिडक्शन हो गया मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी आप सोचते हो, देखिए जब भी आप एसेट को यूज करोगे तो एसेट की वैल्यू में थोड़ा बहुत गिरावट तो आएगा, लेकिन जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा गिरावट आ गया, ठीक है? और किस वजह से आ गया? पैसेज ऑफ टाइम की वजह से आ गया या यूज की वजह से आ गया, यानी टाइम बड़ा तेजी से बीता या यूज आपने कुछ इस तरीके से किया जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू में मोर देन एक्सपेक्टेड गिरावट आ गई। अच्छा, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, यानी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट तरीके से चेंज हुई कि आपकी एसेट की वैल्यू एक्सपेक्टेड जो गिरावट थी उससे कहीं ज्यादा गिरावट हो गई, या कोई गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी आपके ऊपर, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस, आपका कहीं पर बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, या गवर्नमेंट ने कहा भैया आपको ये पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस यहां नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो एसेट की वैल्यू तो गिरावट आएगी पक्का, ठीक है? तो ये क्या है, एक रीजन हो गया। दूसरा, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, पहले 10% का रेट था 15% हो गया, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ना तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी, क्योंकि आप जब प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे ना तो वैल्यू इन यूज कम आएगी निकल कर। अगर रेट जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाती है, रेट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती है, और रेट अगर ज्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू इन यूज कम हो जाती है। तो अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हैं तो इसका मतलब ये एक इंडिकेटर है कि आपकी एसेट इंपेयर हो सकती है, समझे? अच्छा, जो आपके बिजनेस एसेट की वैल्यू है ना वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा हो गई, यानी मार्केट में आपकी जो मार्केट में जो आपका कैप है, जो बिजनेस का कैप है, और जो आपकी टोटल एसेट की वैल्यू है ना वो मार्केट की कैप से आपकी एसेट की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी एसेट में इसका मतलब इंपेयरमेंट आ गया है। तो आपको अपनी एसेट को क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर है ये कि इंपेयरमेंट टेस्ट करो कि एसेट की वैल्यू में गिरावट तो नहीं आई है। तो ये तो हो गया आपके एक्सटर्नल इंडिकेटर। अच्छा, इंटरनल इंडिकेटर क्या है? एसेट फिजिकली डैमेज हो जाए, अब डैमेज हो गया तो जरूर उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी, अगर बेचने जाओगे तो सस्ते में बिकेगा, तो एक तो ये हो गया फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट। अच्छा, आपने एसेट को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया, प्रॉपर तरीके से मतलब बुरी तरीके से यूज किया। आपकी मान लीजिए कोई कार है या गाड़ी थी, उसमें 8 लोग बैठने चाहिए थे, बिठाया आपने 20-20, और 1 साल से लगातार ऐसे ही करते जा रहे हो। 1 क्विंटल का वेट उसमें डालना चाहिए था, आप लेकर जा रहे हो 10-10 क्विंटल का वेट, 20-20 क्विंटल का वेट, तो भाई इम्प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हो तो एसेट की वैल्यू तो घटेगी, ठीक है जी। और जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं वो डिक्लाइन हो गए आपकी एसेट से। तो ये कुछ यह क्या है, इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। तो अगर इनमें से कोई भी इंडिकेटर दिखता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे इंडिकेटर दिखें, कोई भी एक इंडिकेटर अगर दिखता है तो आप एसेट को इंपेयर करोगे, अदरवाइज यानी टेस्ट करोगे इंपेयरमेंट के लिए। अब इंपेयरमेंट होगा या नहीं होगा ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम होगा तो इंपेयरमेंट होगा, और अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगा तो इंपेयरमेंट नहीं होगा। तो मतलब जब भी कोई इंडिकेटर दिखेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा इंपेयरमेंट के लिए। अच्छा, 2 ऐसी इंटेंजिबल एसेट होती हैं जिसका इंपेयरमेंट का टेस्ट आपको एनुअली करना पड़ता है, एनुअली करना पड़ता है, चाहे इंडिकेटर दिखे या ना दिखे, ये तो आपको करना ही पड़ेगा टेस्ट। और वो कौन सी है? एक तो है इंटेंजिबल एसेट विच आर नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, मतलब अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी बन रही है, तो हर साल के एंड में आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा, भले ही उसमें कोई इंपेयरमेंट इंडिकेटर आपको ना दिखे। अगर इंडिकेटर नहीं भी दिख रहा है तब भी आपको टेस्ट अपने आप करना पड़ेगा। और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट जिसका यूजफुल लाइफ 10 साल से ज्यादा आपने ले रखा है तो उसका इंपेयरमेंट टेस्ट आपको एनुअली करना पड़ेगा, भले ही कोई इंडिकेटर दिखे या ना दिखे। समझ में आ रही बात? मतलब यह है 2 ऐसी इंटेंजिबल एसेट होती हैं जिसका इंपेयरमेंट टेस्ट आपको एनुअली करना पड़ता है, चाहे कोई इंडिकेटर दिखे या ना दिखे। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इंटेंजिबल एसेट विच आर नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, उसका इंपेयरमेंट टेस्ट आपको एनुअली करना पड़ेगा। और कोई भी इंटेंजिबल एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल से ज्यादा है उसका भी आपको इंपेयरमेंट टेस्ट एनुअल करना पड़ेगा, भले ही आपको कोई इंडिकेटर ना दिखे। तो इनका आपको एनुअल टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कैसे होता है? मतलब आज आपने इंपेयरमेंट कर दिया, 2 साल के बाद 3 साल के बाद एसेट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई,
तो आप एसेट की जो इंपेयरमेंट लॉस आपने राइट ऑफ किया था उसको रिवर्स भी कर सकते हो। जब रिवर्सल होगा तो देखिए कैसे होगा। रिवर्सल के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, पहले तो निकालोगे कितनी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट कैसे निकालोगे, जिस दिन रिवर्स करने जा रहे हो उस दिन का रिकवरेबल अमाउंट और जिस दिन रिवर्स करने जा रहे हो उस दिन एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, जिस दिन रिवर्सल हो रहा है उस दिन का कैरिंग अमाउंट आप ले लीजिए, तो पता चलेगा कितनी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ। कितनी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, पहले तो जितना इंक्रीज हो गया वो इंक्रीज इन वैल्यू निकाल लो। उसके बाद आपको एक डिफरेंस निकालना पड़ेगा, किसका, हम कहते हैं अगर आपने इंपेयरमेंट ना किया होता पहले तो आज आपकी एसेट की वैल्यू क्या होती। यानी आप देखो, आपने यहां पर एक एसेट परचेज किया, जब आप यहां से आगे चलना चालू हुए यहां पर जाकर आपने इंपेयरमेंट कर दिया, इंपेयरमेंट कर दिया। अब यहां पर जाकर आप फिर से इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना चाहते हो, रिवर्स यहां पर रिवर्स करना चाहते हो, तो पहले आप क्या करो, आप ये देखो कि अगर मैं यहां से चलता और सीधे यहीं पर आकर रुकता तो आज मेरी एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या होती। मतलब बीच में ये जो इंपेयरमेंट हुआ है ना, अगर ये इंपेयरमेंट ना होता बीच में तो आज मेरी एसेट का ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या होता, पहले तो ये निकालो। यानी विदाउट इंपेयरमेंट मेरी एसेट का आज कैरिंग अमाउंट क्या होता, और फिर यहां देखिए आज एक्चुअल में आपका कैरिंग अमाउंट क्या है। यानी एक तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या होता आपका आज अगर इंपेयरमेंट बीच में ना होता, और फिर देखो एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट क्या है, यानी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या है आफ्टर इंपेयरमेंट, और फिर इन दोनों में डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस आएगा, इसको मैं बोलूंगा बी, और जो एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ था उसको मैं बोलूंगा ए और बी में जो लोअर होगा उतना ही लॉस आप रिवर्स कर सकते हो, उससे ज्यादा का रिवर्सल नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज्यादा का रिवर्सल नहीं कर सकते। मतलब यह है कि जो इंपेयरमेंट लॉस आपने राइट ऑफ किया था पहले उससे ज्यादा कभी भी रिवर्सल नहीं हो सकता, उससे कम तो होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर दो फिल्टर लगे हुए हैं, ये दो फिल्टर आपको निकालने पड़ेंगे। इन दोनों फिल्टर में से जो लोअर अमाउंट होगा वही रिवर्सल हो सकता है, उससे ज्यादा का रिवर्सल हो ही नहीं सकता। अभी आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए। अच्छा, जब रिवर्सल होगा तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अगर आप चाहो तो एक डायरेक्ट एंट्री डाल सकते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये आपके रिवर्सल की एंट्री बनेगी। एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, जरा देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिवर्सल कितना होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन 1/4/2020 1 लाख, यूजफुल लाइफ है 10 साल, रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31 मार्च 2021 70,000, फिर रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31 मार्च 2023 90,000। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इन 2021-22 एंड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फॉर 2022-23। तो पहले तो इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं, तो जरा यहां पर देखो, इंपेयरमेंट लॉस ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है जी, पहले निकालो यहां पर कॉस्ट ऑन ये जो 2022 है बेटा, ठीक है, ये 2022 है, ये गलत लिख गया है यहां पर, ये 21 नहीं है 22 है। 22 ही है या 21 ही है, ये 22 ही होगा। ये अगर मैं इसको 21 लेता हूं तो ये फिर जो है ये 20-21 है, फिर ये 20-21 है। चलो मैं इसको 20-21 ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं 20-21 ले लेता हूं कि 20-21 का इंपेयरमेंट लॉस निकालना है। तो कॉस्ट ऑन 1/4/2020 कितना, 1 लाख। अब इसमें पहले साल ही डेप्रीसिएशन लगेगा, कितना, 1 लाख, डिवाइड करो 10 से, मल्टीप्लाई, एक ही साल बीता है अभी तक, तो कितना हो गया, 10,000। ये आ गया आपका इंपेयरमेंट मतलब कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2021, कितना, 90,000।
अच्छा, इस दिन का रिकवरेबल अमाउंट देख लो कितना है, 70,000। तो इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस कितना आया जो आपने प्रॉफिट में भेज दिया होगा, 20,000। ये 20,000 आपका इंपेयरमेंट लॉस आया जो आपने पीएनएल में भेज दिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालते हैं। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2021, 90,000 ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट था, 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस माइनस करिए, ये आ जाएगा 70,000। यानी जो रिकवरेबल अमाउंट होता है वही रिवाइज कैरिंग अमाउंट होता है। अब इसमें से 2 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करो। 2 साल का डेप्रीसिएशन मतलब 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, क्योंकि रिवर्सल 31 मार्च 23 को जाकर हो रहा है। तो 2 साल का डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन फॉर 2 इयर्स। तो देखिए 70,000 जो है ना, उसकी यूजफुल लाइफ बचा हुआ था 9 साल, क्योंकि 10 में से 1 साल बीत गया था, अभी 2 साल 9 साल और बचे हुए थे। तो 2 साल का डेप्रीसिएशन कितना, तो निकालो जरा। 70,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 15,556। तो ये बचेगा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है। कितना बचेगा, 70,000 माइनस 15,556, ये होगा बच्चों 54,454, ठीक है। ये एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आया। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट देखना जरा। रिकवरेबल अमाउंट इस दिन का कितना है, वो है 90,000। तो वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ वो देख लो। इंक्रीज इन वैल्यू देखो कितना है, 35,556 इंक्रीज हुआ, इसको मैं बोलूंगा ए। तो इंक्रीज हुआ 35,556। अब मेरे को डिफरेंस निकालना है, किसका, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। अगर इंपेयरमेंट ना हुआ होता बीच में तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होता। तो देखो आपकी एसेट का वैल्यू था 1,00,000, तो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा होता, कितना, 10,000 इंटू 3 इतना डेप्रिसिएशन लगा होता। तो ये डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000, तो 70,000 वैल्यू बची होती। और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आज है कितना, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आज है 54,444, ये एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है, ठीक है जी। तो डिफरेंस देखो कितना है, इसको मैं बोलूंगा बी। तो 70,000 माइनस 54,444, तो 15,556, ये आपका डिफरेंस है। तो रिवर्सल जो होगा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा ए और बी, विच एवर इज लोअर। तो कितना होगा, 15,556 रुपए का रिवर्सल होगा, इससे ज्यादा का रिवर्सल नहीं हो सकता। इससे ज्यादा का रिवर्सल नहीं हो सकता। तो रिवर्सल कितने का होगा, जितना आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है आज की डेट में और जितना रिकवरेबल अमाउंट है। तो देख लो कितना इंक्रीमेंट हुआ, पहले तो इंक्रीमेंट को ए बोलो, फिर देखो अगर इंपेयरमेंट बीच में ना हुआ होता तो आज ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कितना होता और एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट कितना है, उन दोनों का डिफरेंस आएगा बी। तो ए और बी में जो डिफरेंस, जो लोअर अमाउंट होगा वही आपका रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा। और इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही एंट्री से काम चला लो, 15,556, 15,556, यह आपका रिवर्सल हो गया इंपेयरमेंट लॉस का। बताओ बच्चों, क्लियर हो गई बात यहां तक। आइए एक और क्वेश्चन है। यहां पर भी वही बात लिख गई है, ये 20-21 है ये।
ये क्या है 20-21, ठीक है 20-21। इसको भी जरा एक बार कर लेते हैं। आइए, ये वैल्यू है आपकी 1/4/20 की। तो पहले इंपेयरमेंट लॉस ऑन 31 मार्च 2021, तो कॉस्ट ऑन 1/4/20 को कितना है 12 लाख, माइनस डेप्रीसिएशन फॉर 2020-21 1,20,000 हो जाएगा भाई। 12 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 21 को कितना 10,80,000। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट कितना है इस डेट को, रिकवरेबल अमाउंट है 840। तो बेटा इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, इंपेयरमेंट लॉस देख लो कितना हो गया 10,80,000 माइनस 8,40,000, लीजिए 240 का इंपेयरमेंट लॉस हो गया आज की डेट में। ठीक है, अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट देखो कितना होगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है 840। अब 2 साल अभी और बीत गए 31 मार्च 23 तक, तो डेप्रीसिएशन लगाओ, डेप्रीसिएशन फॉर 2 इयर्स 840 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 कितना होगा देख लो, 840 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 ये होगा 1,86,667 ये आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आएगा बच्चों एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2023 कितना होगा 6,53,333। अच्छा, अब दूसरा देखो, ये इसमें रिकवरेबल अमाउंट देखो कितना है, यहां पर रिकवरेबल अमाउंट इस डेट को है 8 लाख, 8 लाख है ना, 8 लाख। तो इंक्रीज इन वैल्यू देखो कितनी है, इसको मैं बोलूंगा ए, 1,46,667 ये आपका इंक्रीज इन वैल्यू हो गया। अच्छा, अब ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट देखो, अगर इंपेयरमेंट ना हुआ होता तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कितना होता, तो 12 लाख में से 3 साल का डेप्रिसिएशन घटाओ 3,60,000, तो 12 लाख माइनस 3,60,000 ये वैल्यू बचती 840। ठीक है, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या है, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आपने अभी निकाला है कितना 6,53,333। तो बताओ डिफरेंस कितना है, इसको मैं बोलूंगा बी, 6,53,333 1,86,667। लीजिए, दोनों में से जो लोअर होगा, तो यहां पर ये लोअर है 1,46,667 ये लोअर है। ठीक है, तो रिवर्सल कितना होगा, लोअर ऑफ ए और बी, तो कितना है 146,667 ये आपका रिवर्सल हो गया। ठीक है, हाँ जी बेटा, मॉड्यूल से ही क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? यानी इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कैसे होता है, इंपेयरमेंट का रिवर्सल कैसे होता है, ये बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी से फटाफट बताइए। क्यों जी? अच्छा, अब बात करते हैं इंपेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स। इंपेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स यानी CGU,
कुछ ऐसी एसेट होती हैं जो इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर सकती, तो हम उन छोटी छोटी एसेट को मिलाकर एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट बनाते हैं जो सब मिलकर कैश जनरेट करती हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन है ए, एक मशीन है बी, एक मशीन है सी, ये 3 मशीन है। ये तीनों मशीन अकेले कैश जनरेट नहीं कर पाती, इस तरीके का इनका नेचर है, इस तरीके की इनकी बनावट है कि ये अकेले कैश जनरेट नहीं कर सकती। तो मैंने क्या करा, इन तीनों एसेट को जोड़कर एक ग्रुप बना दिया जिसको मैं बोलूंगा CGU, यानी CGU का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट विच जनरेट कैश टुगेदर। तो हमने एक CGU बना दिया। अब इस CGU के अंदर 3 एसेट है A, B, C। तो A का जो अगर मैं बोलूं तो A का कैरिंग अमाउंट है 1 लाख, B का कैरिंग अमाउंट है 1.5 लाख और C का जो कैरिंग अमाउंट है ना वो है मान लीजिए 2,50,000। ये कैरिंग अमाउंट है इन सब का। अब हम रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं, तो रिकवरेबल अमाउंट हम इंडिविजुअल एसेट का नहीं देखते बल्कि पूरे CGU का देखते हैं, पूरे CGU का। तो पूरा CGU मतलब ये देखो CGU A + B + C मिलाकर हो गया CGU। तो पूरा CGU का कैरिंग अमाउंट कितना है 5 लाख। और फिर इस पूरे CGU का रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं। अब रिकवरेबल अमाउंट अगर मैंने पूरे CGU का देखा तो पता चला यह है 4 लाख सबका। तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस आया 1 लाख। अब ये जो इंपेयरमेंट लॉस 1 लाख आया ना, तो उस CGU के अंदर जितनी भी एसेट है सबके ऊपर इसको डाल दीजिए। CGU के अंदर जितनी भी एसेट है सबके ऊपर इसको एलोकेट कर दीजिए इन द कैरिंग अमाउंट, इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट। तो इसका मतलब यह है कि 1 लाख का ये जो लॉस है ना, ये इन सबके ऊपर डाल दिया जाएगा। जो इंपेयरमेंट लॉस आया है जो, तो वो इन सबके ऊपर डाल दिया जाएगा। कितना कितना डाला जाएगा जरा देख लो। रेशो हो गया 10, 15, 25 या 2:3:5, ये रेशो हो गया 2:3:5। तो 1 लाख को 2:3:5 के रेशो में डाल दूंगा मैं, तो कितना होगा, तो देखो 20,000 का लॉस तो इसके ऊपर आएगा, 30,000 का लॉस इसके ऊपर आएगा और 50,000 का लॉस इसके ऊपर आएगा। इसका मतलब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट अगर एसेट का पूछा जाएगा तो इसका 80 बचेगा, इसका 120 बचेगा और इसका बचेगा 2 लाख। ये आपका CGU के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करने का तरीका होता है। तो जब भी कोई एसेट इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर सकती, तो हम कुछ एसेट का एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट बनाते हैं जो मिलकर कैश जनरेट करते हैं। तो हम CGU का रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए CGU का रिकवरेबल अमाउंट आपका टोटल कैरिंग अमाउंट से कम है तो इंपेयरमेंट होगा, अगर नहीं है तो इंपेयरमेंट नहीं होगा। अब एक बात यहां पर सुन लीजिए आप। मान लो बेटा ये एसेट A है, ये इस CGU का हिस्सा है। अगर मान लो ये एसेट डैमेज हो गई, ये एसेट हो गई डैमेज और इसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है और ये एसेट हो गई डैमेज। अगर इसको अकेले में मार्केट में बेचने चाहूं तो ये 50,000 में भी नहीं बिकेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये 50,000 में भी नहीं बिकेगी और ये एसेट होगी डैमेज, तो 50,000 में भी नहीं बिकेगी। तो इसका रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से। लेकिन CGU का कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, यानी जो CGU जिसका ये एसेट हिस्सा है उस CGU का कैरिंग अमाउंट है 5 लाख और रिकवरेबल अमाउंट है 4 लाख। मतलब रिकवरेबल अमाउंट है उस CGU का 5 लाख और कैरिंग अमाउंट भी 5 लाख है। या CGU का कैरिंग अमाउंट है 6 लाख, CGU का कैरिंग अमाउंट है 6 लाख, कैरिंग अमाउंट है 5 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख है। तो अगर CGU का रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख है तो बेटा इंपेयरमेंट तो होगा ही नहीं, CGU का तो इंपेयरमेंट होगा ही नहीं। जब CGU का इंपेयरमेंट नहीं होगा तो उस CGU के अंदर जितनी भी एसेट है उनमें से किसी का भी इंपेयरमेंट नहीं होगा, भले ही उसका इंडिविजुअल मार्केट वैल्यू कम है। यानी भले ही आपको दिख रहा है कि एसेट डैमेज हो गई, ये एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कम होगा, लेकिन फिर भी आप उस एसेट को इंडिविजुअली इंपेयर नहीं कर सकते अगर CGU का रिकवरेबल अमाउंट टोटल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। मतलब अगर CGU इंपेयर हो रहा है तभी एसेट इंपेयर होगी, अगर CGU इंपेयर नहीं होगा तो एसेट इंपेयर नहीं होगी। समझ गए? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर जरा देख लीजिए मीनिंग ऑफ CGU। CGU क्या है? When a single asset is not able to generate cash inflow independently but generate cash flow with some more asset in the group, then such a small group of asset is called CGU. In this case, impairment will be for entire CGU. By calculating recoverable amount for entire CGU, an impairment loss of CGU will be allocated over all asset in CGU in carrying amount of all asset. अब A Limited has a CGU in which there is 2 asset. मशीन A है, मशीन B है, 60 लाख 20 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ CGU कितना है? 45 लाख।
कैश फ्लो फ्रॉम सीजीयू पर एनम फॉर 5 ईयर 20 लाख है, डिस्काउंट रेट 10% है, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस एंड एलोकेट इंपेयरमेंट लॉस ऑन बोथ मशीन। तो पहले तो जरा आप वैल्यू इन यूज निकालो। तो वैल्यू इन यूज कैसे निकालोगे? देखो, एक तो 45 लाख का फेयर वैल्यू दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है नहीं, तो इसको मैं नेट सेलिंग प्राइस बोल सकता हूं। तो 45 लाख तो ये है। अब 5 साल तक ये 20-20 लाख के कैश फ्लो जनरेट करेगा। तो जरा 20 लाख इंटू PVAF एट द रेट 10% फॉर 5 ईयर, जरा देखना कितने होंगे, करके देखो। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3 4 5, GT वाला बटन दबाओ, ये हो गया 3.79। 3.79, क्योंकि जब कैश फ्लो एन्युटी में दे रखा हो, मतलब हर साल का बराबर बराबर, तो आप PVAF से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 20 लाख इंटू 3.79 कितना हो गया? 75 लाख 80,000 आपका वैल्यू इन यूज हो गया। और जबकि नेट सेलिंग प्राइस है 45 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 75,80,000 होगा। 75,80,000 होगा, समझे? तो अब देखो कैसे करोगे, आप यहां लिखोगे टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, यानी दोनों एसेट का A प्लस B कितना है? 80 लाख। 80 लाख। रिकवरेबल अमाउंट सीजीयू का देखिए कितना है, उन दोनों में से जो हायर, यानी 75,80,000। तो इंपेयरमेंट लॉस बताइए जरा कितना होगा सीजीयू का? इंपेयरमेंट लॉस होगा 4,20,000। ये सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस होगा। सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस हो गया 4,20,000। अब इस इंपेयरमेंट लॉस को आप एलोकेट करोगे किसके ऊपर? दोनों एसेट के ऊपर, ए और बी के ऊपर। किस रेशो में? 6:2 के रेशो में, यानी 60 और 20 के रेशो में, तो 6 और 2 के रेशो में। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एंड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो यहां पर लिखोगे ए, यहां लिखोगे बी। पहले कैरिंग अमाउंट जो आज की डेट में दे रखा है वो कितना है? 60 लाख, और ये दे रखा है 20 लाख। फिर यहां से माइनस करिए, माइनस इंपेयरमेंट लॉस। अब इंपेयरमेंट लॉस देखो किस रेशो में, यहां पर पहले मैं टोटल लिख दूं। टोटल था ये 80 लाख। अब इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 4,20,000। अब किस रेशो में बटेगा ये? 6:2 के रेशो में। तो बांटिए जरा, 420 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, 3,15,000 इसके ऊपर चला जाएगा, और 1,05,000 इसके ऊपर आ जाएगा, और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकल आएगा। इसका होगा 76,85,056, सॉरी, और इसका हो जाएगा 18,95,000, और टोटल हो जाएगा 75,80,000। लो जी, ये आपका काम हो गया। ये सीजीयू का इंपेयरमेंट इस तरीके से होता है। अच्छा, अगर आपको सीजीयू के लॉस को इंपेयर करना है, मतलब रिवर्स करना है, तो वही रूल लगेगा जो आपका इंडिविजुअल एसेट के रिवर्सल में था, वही यहां पर लगेगा रूल। ठीक है, तो आगे आपको जो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू दे रखा, वही इसके फॉर्मूले हैं, वही लगेंगे। तो मैं इसको अब आगे नहीं कर रहा हूं, अब अपने आप देख लेना उसको। अच्छा, अब देखते हैं जरा इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का इंपेयरमेंट कैसे होता है? गुडविल का जब आप इंपेयरमेंट करने जाते हो तो गुडविल को इंडिविजुअली इंपेयर नहीं कर सकते। गुडविल का इंपेयरमेंट सीजीयू के साथ ही हो सकता है। समझे बच्चों? गुडविल का इंपेयरमेंट सीजीयू के साथ ही हो सकता है। अब सीजीयू के साथ कैसे होगा, जरा देखो। मेरे पास मान लो 2 सीजीयू हैं, एक है सीजीयू ए और एक है सीजीयू बी। इसका कैरिंग अमाउंट है मान लो 10 लाख, इसका कैरिंग अमाउंट है मान लो 15 लाख। ये मेरे पास 2 सीजीयू हैं, समझे? अब मेरे पास एक गुडविल है, गुडविल की वैल्यू है 10 लाख रुपए। गुडविल की वैल्यू है 10 लाख रुपए। अब मेरे को इस गुडविल को इंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? तो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये देखो, क्या इस गुडविल को इन दोनों सीजीयू के ऊपर रीजनेबली एलोकेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो हमें बॉटम अप टेस्ट करना पड़ता है, बॉटम अप टेस्ट। तो कैसे इसको हम बांटेंगे?
तो अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो इनके कैरिंग अमाउंट के रेशो में इस 10 लाख को बांट देंगे। तो अगर आप बांट सकते हो तो इस गुडविल को इन दोनों में ऐड कर दीजिए एक रीजनेबल बेसिस पर। रीजनेबल बेसिस के बारे में अगर क्वेश्चन बताता है कि इस रेशो में बांट दो तो रेशो में बांट देंगे, अगर कुछ नहीं बताता तो जो सीजीयू का कैरिंग अमाउंट है उसके रेशो में बांट दो। तो 10:15 के रेशो में बांट दीजिए, 10:15 के रेशो में। तो देखो जरा 10 लाख डिवाइडेड बाई 25 और इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 4 लाख इसके ऊपर और ये हो जाएगा 6 लाख इसके ऊपर। अब आपने सीजीयू के ऊपर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये आ जाएगा टोटल कैरिंग अमाउंट। टोटल कैरिंग अमाउंट इसका आएगा 14 लाख और इसका आएगा 21 लाख। अब इन दोनों के आपको रिकवरेबल अमाउंट देखने हैं। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट मान लीजिए है, इसका रिकवरेबल अमाउंट मान लीजिए है 11 लाख, समझे? और इसका रिकवरेबल अमाउंट मान लीजिए है 14 लाख। तो अब देखो जरा इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा। इंपेयरमेंट लॉस इसका आएगा 3 लाख और इसका इंपेयरमेंट लॉस आएगा 7 लाख। अब इस इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेशन कैसे होगा? तो बेटा जब हम इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेशन करते हैं तो इन दैट केस जो भी इंपेयरमेंट लॉस आता है ना पहले गुडविल के ऊपर डाला जाता है। अगर गुडविल के ऊपर डालने के बाद भी इंपेयरमेंट लॉस बच जाए तो फिर अदर एसेट के ऊपर डाला जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसका इंपेयरमेंट लॉस आया 3 लाख और गुडविल का अमाउंट है 4 लाख। तो पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस गुडविल के ऊपर डाल दिया जाएगा, यानी पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस गुडविल के ऊपर डाल दिया जाएगा और रिवाइज गुडविल का अमाउंट बचेगा 1 लाख रुपए और कैरिंग अमाउंट जो बाकी एसेट का वो 10 लाख ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट हुआ ही नहीं। अच्छा दूसरे वाले में देख लो, यहां पर 7 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आया तो जिसमें से 6 लाख तो गुडविल के अगेंस्ट राइट ऑफ होगा, बाकी 1 लाख जो बचा वो इस एसेट से राइट ऑफ होगा। यानी जब कभी भी आप गुडविल का इंपेयरमेंट करोगे तो पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस, पहले ये देखो क्या गुडविल से एडजस्ट हो सकता है। अगर गुडविल से एडजस्ट हो सकता है तो पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस पहले गुडविल के ऊपर डाल दो। अगर पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस गुडविल के ऊपर एडजस्ट करने के बाद कुछ बचता है तब दूसरी एसेट के ऊपर डाला जाएगा। तो यहां पर देखो कैसे होगा, एलोकेटेड टू गुडविल, पहले गुडविल के ऊपर 3 लाख और फिर अदर एसेट्स नील, अदर एसेट नील। इधर देखो एलोकेटेड गुडविल के ऊपर कितना डाला जा सकता है 6 लाख और अदर एसेट के ऊपर कितना डाला जा सकता है 1 लाख। अब आप देखोगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट देखो जरा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट पहले गुडविल का देखो, क्या गुडविल का कुछ रिवाइज कैरिंग अमाउंट बच रहा है? गुडविल, इस केस में गुडविल का रिवाइज कैरिंग अमाउंट है नील। नहीं नील नहीं, 1 लाख। गुडविल का रिवाइज कैरिंग अमाउंट है 1 लाख और बाकी एसेट का रिवाइज कैरिंग अमाउंट है 10 लाख, ठीक है। और इस केस में गुडविल का रिवाइज कैरिंग अमाउंट है नील और बाकी एसेट का रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 15 में से 1 लाख गया, कितना? 14 लाख। ये आपका क्वेश्चन बना। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी अगर गुडविल का इंपेयरमेंट करने जा रहे हो तो गुडविल का इंपेयरमेंट हमेशा सीजीयू के साथ ही हो सकता है। सीजीयू के बिना गुडविल का एलोकेशन या इंपेयरमेंट नहीं हो सकता। और जब आपके पास सीजीयू है और गुडविल अवेलेबल है तो पहले ये देखिए क्या गुडविल को सीजीयू के ऊपर एलोकेट किया जा सकता है ऑन सम रीजनेबल बेसिस। अगर किया जा सकता है तो वो रीजनेबल बेसिस आपको बताएगा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये बता दे कि एलोकेट किया जा सकता है लेकिन कितना, किस रेशो में, वो ना बताए तो जो सीजीयू के कैरिंग अमाउंट है उसके रेशो में बांट देंगे, जो सीजीयू के कैरिंग अमाउंट है उसके रेशो में बांट देंगे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बॉटम अप टेस्ट। अच्छा अगर मान लीजिए गुडविल को आप एलोकेट नहीं कर सकते तो हमें पहले, अगर आप नहीं कर सकते तो हमें 2 टेस्ट पास करने पड़ते हैं यहां पर, एक बॉटम अप टेस्ट और एक टॉप डाउन टेस्ट। अब बॉटम अप टेस्ट होता है सीजीयू के लिए और टॉप डाउन टेस्ट होता है गुडविल के लिए। कैसे? देखो अगर मान लीजिए ये जो 10 लाख का गुडविल है इसको आप एलोकेट नहीं कर सकते सीजीयू के ऊपर, तो पहले आप सीजीयू का इंडिविजुअल इंपेयरमेंट करिए। कैसे? आइए जरा मैं देखता हूं।
अभी मैंने देखा CGU A था और CGU B था, यही था ना। इनके कैरिंग अमाउंट आपको गिवन है कितना, इसका 10 लाख और इसका 15 लाख। अब हम बोलते हैं कि इस CGU का जो रिकवरेबल अमाउंट है ना विदाउट गुडविल, यानी इस CGU का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है मान लो 8 लाख, 8 लाख, और इस CGU का जो कैरिंग अमाउंट है ना वो है 14 लाख। तो इन CGU के आप क्या करिए, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लीजिए। तो इनके इंपेयरमेंट लॉस आ गए कितना, इसका इंपेयरमेंट लॉस आ गया 2 लाख और इसका इंपेयरमेंट लॉस आ गया 1 लाख। ये इनके CGU के इंपेयरमेंट लॉस आ गए। अब आपको क्या करना है, इन CGU के रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लीजिए। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU। तो ए का होगा 8 लाख, यानी 10 में से 2 घटाकर। बी का होगा 14 लाख। ठीक है, टोटल देख लो, टोटल है 22 लाख, समझे। और अब देखिए इसमें प्लस करिए अब गुडविल, गुडविल कितना था 10 लाख का। तो ये हो गया टोटल, टोटल हो गया 32 लाख, 32 लाख। और अब इंटरप्राइज जो है ना उसका रिकवरेबल अमाउंट देखिए। इंटरप्राइज का रिकवरेबल अमाउंट अब आपको गिवन होगा, और इंटरप्राइज का रिकवरेबल अमाउंट हमने देखा तो हमें पता चला रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंटरप्राइज जो दे रखा है ना वो दे रखा है मान लो 29 लाख रुपए, ये आपको गिवन होगा। तो यहां पर इंपेयरमेंट लॉस आ गया आप कितना, 3 लाख। तो बेटा ये जो 3 लाख इंपेयरमेंट लॉस है ना, दिस इज फॉर गुडविल, दिस इज फॉर गुडविल। ठीक है जी, बताओ जी। बोलो बच्चों बोलो, बहुत लेंथी है सर। कितना रह गया ये AS? अरे बेटा अभी तुम लोगों को खत्म होने की बहुत जल्दी रहती है। सर मैंने आपका लेक्चर देखा फर्स्ट, इट्स रियली गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी, तो ये आपका इंपेयरमेंट हो जाएगा गुडविल का। तो गुडविल का इंपेयरमेंट कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। गुडविल का इंपेयरमेंट कैसे होगा, अगर टॉप डाउन मतलब अगर एलोकेबल गुडविल है तो बॉटम अप अप्रोच लगेगा। बस गुडविल को CGU के ऊपर डाल दो, फिर कैरिंग अमाउंट देखो CGU का, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो, इंपेयरमेंट लॉस को पहले गुडविल के ऊपर डालो, अगर बचेगा तो अदर एसेट के ऊपर। अगर मान लीजिए एलोकेबल नहीं है तो पहले इंडिविजुअल CGU का इंपेयरमेंट लॉस निकालो, उनका रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लो, उस रिवाइज कैरिंग अमाउंट को जोड़ दो, उसमें गुडविल ऐड कर दो, इंटरप्राइज का रिकवरेबल अमाउंट देखो, फिर आप इंपेयरमेंट लॉस निकालो, जो इंपेयरमेंट लॉस निकल कर आएगा वो गुडविल का आएगा। समझ गए? बोलो। ये बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी से फटाफट बोलो। क्लियर है ना? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इंपेयरमेंट है, यहां पर देखिए इन्होंने जो मैंने आपको बताया वो सब यहां पर लिखा हुआ है। When goodwill is allocable, then it is impaired as under as per bottom up approach. पहले CGU का कैरिंग अमाउंट लो, गुडविल को रीजनेबल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टोटल कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट घटाओ, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा हर CGU का। Impairment loss first will be adjusted against goodwill, balance loss will be adjusted against all other asset in CGU in the ratio of their carrying amount. वैसे आपको CGU ही दे रखा होगा, आपको अदर एसेट नहीं दे रखी होंगी, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, तो आपको CGU के अंदर अदर एसेट भी दे दे गुडविल के साथ में, तो जो बाकी CGU के ऊपर डाल दो बाकी लॉस। इसका ये एग्जांपल दे रखा है, ये आप खुद करेंगे, अब मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपेयरमेंट व्हेन गुडविल इज अनएलोकेबल, अगर गुडविल अनएलोकेबल है मतलब बांट नहीं सकते, तो व्हेन गुडविल इज अनएलोकेबल देन इट इज इंपेयर्ड एज अंडर एज पर टॉप डाउन अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इंपेयरमेंट ऑफ ईच CGU विदाउट कंसीडरिंग गुडविल, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल CGU आफ्टर बॉटम अप टेस्ट एंड देयर टोटल, मतलब रिवाइज कैरिंग अमाउंट।
Add goodwill in above total and find out the carrying amount including goodwill. Calculate impairment loss by deducting recoverable amount of whole enterprise and such impairment loss will be for goodwill. और इसका क्वेश्चन देखिए ये दे रखा है, तो ये आप अपने आप कर लेना, समझ गए? ठीक है। अब सेम बिल्कुल तरीके से कॉर्पोरेट एसेट का इंपेयरमेंट होता है, सेम तरीके से बिल्कुल जैसे गुडविल का होता है वैसे ही कॉर्पोरेट एसेट का होता है। मतलब देखोगे कि कॉर्पोरेट एसेट एलोकेबल है या एलोकेबल नहीं है। अगर एलोकेबल है तो पहले कॉर्पोरेट एसेट क्या होती है, जैसे एक रिसर्च सेंटर है, हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, वो सारे सीजीयू के लिए यूज होती है, तो इसलिए सीजीयू दे रखे हैं और कॉर्पोरेट एसेट को आपको इंपेयर करना है, तो सीजीयू के ऊपर कॉर्पोरेट एसेट को एलोकेट करना है अगर एलोकेबल है तो। अब एलोकेबल किस रेशो में करेंगे? कैरिंग अमाउंट के रेशो में। अगर कैरिंग अमाउंट दे रखा है, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ और तरीका दे रखा है कि 5:3:2 के रेशो में बांट दो या 2:1 के रेशो में बांट दो या बराबर बराबर बांट दो, तो बराबर बराबर बांट देंगे। तो कॉर्पोरेट एसेट को सीजीयू के ऊपर एलोकेट कर दीजिए, फिर आप टोटल कैरिंग अमाउंट निकालिए आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंपेयरमेंट लॉस निकाल लीजिए हर सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट माइनस करके, समझे? अच्छा, अब जब इंपेयरमेंट लॉस बांटने की बारी आएगी, अब ऐसा नहीं होगा जैसे गुडविल के केस में होता था। गुडविल के केस में पहले गुडविल के ऊपर डालते थे, फिर बाकी सीजीयू के ऊपर डालते थे। यहां पर जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो कॉर्पोरेट एसेट और जो सीजीयू है उन दोनों के कैरिंग अमाउंट के रेशो में एलोकेट किया जाएगा। मतलब इंपेयरमेंट लॉस कॉर्पोरेट एसेट के ऊपर भी डाला जाएगा और जो बाकी एसेट एंड सीजीयू में उनके ऊपर भी डाला जाएगा। यानी किस रेशो में? उनके कैरिंग अमाउंट के रेशो में। गुडविल के केस में क्या होता था? सारा का सारा इंपेयरमेंट लॉस पहले गुडविल के ऊपर डालते थे, अगर बचता था तो बाकी सीजीयू के ऊपर डालते थे। लेकिन यहां पर कॉर्पोरेट एसेट का जो यहां पर इंपेयरमेंट लॉस जो आएगा तो वो कॉर्पोरेट एसेट और सीजीयू का जो कैरिंग अमाउंट होगा उसके रेशो में एलोकेट किया जाएगा, समझे? ठीक है ना? अच्छा, अगर गुडविल एलोकेबल मतलब कॉर्पोरेट एसेट एलोकेबल नहीं है तो वैसे ही बिल्कुल गुडविल की तरह पहले जो सीजीयू है उनका इंडिविजुअल बॉटम अप टेस्ट से इंपेयरमेंट लॉस निकाल लीजिए, फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लीजिए, टोटल लगाइए, फिर उसमें कॉर्पोरेट एसेट ऐड कर दीजिए, फिर इंटरप्राइज का रिकवरेबल अमाउंट निकालिए, फिर आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो कॉर्पोरेट एसेट का ही होगा, आप मतलब टॉप डाउन टेस्ट से। तो ये आपका, इसको जरा पढ़ लेना अपने आप, इस सब मैं करवा चुका हूं आपको ऑलरेडी, ठीक है जी? ये एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ठीक है? ये सब एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। अच्छा, AS28 किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? AS28 किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इंप्लॉय बेनिफिट के अंदर जो एसेट होती है प्लान एसेट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, डेफर्ड टैक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, अगर कोई एसेट अंडर लीज है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यानी आउट ऑफ स्कोप क्या है AS28 के ये चीजें हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है वैसे भी, कि व्हाट आर दी एसेट विच आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ AS28। अच्छा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एक तो इंपेयरमेंट लॉस जितना पीएनएल में डाला वो बताना पड़ेगा, अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हुआ है करंट ईयर में वो बताना पड़ेगा, अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ है वो बताना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीजीयू किस बेस पर किया है वो बताना पड़ता है, और गुडविल से रिलेटेड अगर कोई गुडविल का इंपेयरमेंट किया है तो वो बताना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, गुडविल का रिवर्सल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है जी? बोलो, गुडविल का रिवर्सल कभी भी नहीं हो सकता। एक बार आपको रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस में बस ध्यान रखिए कि गुडविल एक बार इंपेयर हो गई, उसका रिवर्सल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है जी? ये बात ध्यान रखना है, गुडविल का रिवर्सल कभी भी नहीं हो सकता। हाँ जी बच्चों, ठीक है? ये एएस वैसे खत्म हो गया। अगर आप चाहो तो मैं बताइए, क्या मैं ये क्वेश्चन एक आध बार थोड़े थोड़े करवा दूं आपको यहीं पर?
ये जो गुडविल के और उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, बताइए मैं करवा दूं इसे? अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे यहीं पर उसको करवा देता हूं, अगर आपको जल्दी ना हो तो। फिर मैं इंस्टीट्यूट की बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा। ओहो, वैसे मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। ये गुडविल का वैसे आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या गुडविल का इंपेयरमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट एसेट, गुडविल सब, या इसका रिवर्सल, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर चाहो तो मैं इन क्वेश्चंस को, चलिए एक बार बता ही देता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बता देता हूं ऐसे ही। देखो, एएस वैसे खत्म हो गया है, एएस में अब कुछ नहीं बचा। ए लिमिटेड हैज फॉलोइंग सीजीयू एंड दे आर कैरिंग अमाउंट एक्स और वाई, 20 लाख 20 लाख, ठीक है। तो एक्स और वाई यहां पर लिखते हैं। यहां पर है सीजीयू कैरिंग अमाउंट, ये सीजीयू है, ये है 20 लाख, ये है 30 लाख, समझे। अब गुडविल 12 लाख है, विच कैन बी एलोकेटेड ऑन सीजीयू ऑन रीजनेबल बेसिस। अब किस बेसिस पर, ये नहीं बोला, तो मैं इसी रेशो के बेसिस पे बांट दूंगा। तो प्लस गुडविल किस रेशो में, 2:3 के रेशो में। तो 12 लाख को बांट दीजिए 3:2 में, तो कितना कितना होगा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 480, और ये आ जाएगा फिर 720, ये आएगा टोटल कैरिंग अमाउंट। टोटल कैरिंग अमाउंट में ये आएगा 24,80,000, और ये आएगा 37,20,000। अब इनका रिकवरेबल अमाउंट देख लो, 18 लाख, और इसका है 24 लाख। अब देखिए इंपेयरमेंट लॉस निकल कर आएगा, इसका इंपेयरमेंट लॉस आएगा 680, और इसका इंपेयरमेंट लॉस आएगा 13,20,000, ठीक है। ये इंपेयरमेंट लॉस गया। अब एलोकेटेड टू, अब किस किस के ऊपर डाला जाएगा, पहले गुडविल के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा 480 गुडविल के ऊपर डाल दिया जाएगा, पूरा का पूरा 480, यानी 680 में से 480 तो गुडविल के ऊपर डाल दिया जाएगा। बाकी अदर एसेट के ऊपर कितना डाला जाएगा, 2 लाख। यहां पर देखिए 1320 में से 720 तो गुडविल के ऊपर डाल दिया जाएगा, बाकी 6 लाख बचा वो अदर एसेट के ऊपर डाल दिया जाएगा, समझे। ये आपका एलोकेशन हो गया। ये बात क्लियर हुआ सबको? अच्छा, ये हो गया आपका जब एलोकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसमें आता हूं जब एलोकेट नहीं कर सकते। तो देखिए एक्स वाई 60 लाख 45,000, ये उनके सीजीयू हैं, 18 लाख का गुडविल है जो एलोकेट नहीं हो सकता। सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट ये दे रखा है, फिर रिकवरेबल अमाउंट ए लिमिटेड का 85 दे रखा है। अब आपको इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू एंड गुडविल का करना है। तो पहले सीजीयू को सेपरेटली वो मतलब करिए। तो एक्स और वाई, पहले यहां देखिए कैरिंग अमाउंट 60 लाख 45 लाख। अब गुडविल तो इस पे एलोकेट हो नहीं सकता, तो रिकवरेबल अमाउंट इनका देखो कितना है, 45 लाख 36 लाख। ये आ जाएगा इनका इंपेयरमेंट लॉस, इसका 15 लाख और इसका आ जाएगा 9 लाख। ये इंपेयरमेंट लॉस आ गया। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयूज, एक्स का रिवाइज कैरिंग अमाउंट है 45 लाख, वाई का रिवाइज कैरिंग अमाउंट है 36 लाख। इस पे प्लस कर दीजिए गुडविल, कितना, 18 लाख।
और ये आ जाएगा आप टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटरप्राइज आफ्टर बॉटम ऑफ टेस्ट हो गया ये, तो कितना है देख लो, 45 लाख प्लस 36 लाख प्लस 18 लाख, ये कितना हुआ 99 लाख। 99 लाख में से अब रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंटरप्राइज माइनस कर दो, कितना 85 लाख जो गिवन है। तो ये जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा ना, अब ये गुडविल का आएगा, कितना 14 लाख। तो 14 लाख गुडविल का इंपेयरमेंट हो गया। तो गुडविल था कितना 18, उसमें से 14 इंपेयरमेंट हो गया। तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, रिवाइज वैल्यू ऑफ गुडविल बचेगा 18 में से 14 माइनस कर दो तो 4 लाख बचेगा। ये हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच दोनों से, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही कॉर्पोरेट एसेट का होगा सेम, लेकिन कॉर्पोरेट एसेट में जो लॉस एलोकेट होगा वो आपका उनके रेशो में होगा, अमाउंट के रेशो में, अमाउंट के रेशो में होगा, ये बस ध्यान देना है। चलिए फिर मैं अब आईसीआई मटेरियल ही करवाता हूं, बाकी तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है। आइए जरा आईसीएआई मटेरियल की तरफ चलते हैं हम लोग, और कहां से शुरू करेंगे, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, कहीं से यहां से देखो, ये पहला इलस्ट्रेशन दे रखा है। Ergo Industries Limited gives the following estimate of cash flow relating to property, plant and equipment on 31st December 20x1. The discount rate is 15%. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ये इनके कैश फ्लोज दे रखे हैं, समझे। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 2006 1000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन, अच्छा यहां पर देखो ये इन्होंने गलत दे रखा है, ये 1999 है, ये 1999 है, यानी 99, 2000, 2001, क्योंकि 3 साल के आपको डेप्रिसिएशन लगाने हैं यहां से। इन्होंने क्वेश्चन ने यहां पर 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा रखा है, तो या तो फिर ये 2001 है, 2002 है, या फिर वो 99 है, तो वो ऊपर वाला 99 है, वो इन्होंने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो वो गलती से 2000 हो गया, इनका मिसप्रिंट हो गया ये। तो ये इनकी रेसिडुअल वैल्यू है, ये पीपीई की परचेज किया था इन्होंने 1/1/99 को। अच्छा, उसके बाद आपको यूजफुल लाइफ कितना दे रखा है वो देख लो। यूजफुल लाइफ दे रखा है 8 साल, नेट सेलिंग प्राइस दे रखा है 20,000। अब आपसे पहले कहता है कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001, तो कैरिंग अमाउंट देखो, तो यहां पर लिखोगे सबसे पहले तो कॉस्ट 1/1/99 को कितना है 40,000। अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 3 साल का, 99, 2000 और 2001, समझे। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन कैसे होगा, फॉर 3 ईयर लिख देता हूं यहां। 40,000 में से 1000 माइनस करो, 8 साल लाइफ है उससे डिवाइड करो और इनटू करो 3 से, कितना आएगा देख लो जरा। 40,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 14,625, और ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगा आपका तीसरे साल के एंड में 25,375 रुपए का कैरिंग अमाउंट आ गया। एक तो आपसे ये पूछ रहा है, फिर कहता है वैल्यू इन यूज बताओ 31 दिसंबर 2001 को। तो वैल्यू इन यूज के लिए जो आपको ऊपर दे रखा है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो ये देखो डिस्काउंट का रेट है 15%, स्क्रैप वैल्यू यहां पर और ले लेना है आपको, कितनी है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है 1000, तो यहां पर ये 1000 नहीं बल्कि 4000 नहीं, ये 5000 हो जाएगा लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू ऐड करके। तो देख लो यहां पर 15% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 0.8695, 4 डेसिमल ले लेता हूं,
0.7561, 0.6575, 0.5711 या 17, और फिर है 0.4971। ठीक है, तो 4000 इंटू 0.8695, 6000 इंटू 0.7561, 7561, 6000 इंटू 0.6575, 8000 इंटू 0.5717, और 5000 इंटू 0.4971, और टोटल आप लगाओगे तो ये आएगा 19,019। लो जी, 19,019, दिस इज योर वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज ये है और नेट सेलिंग प्राइस है 20,000, तो इन दोनों में से जो हायर होगा, तो हायर तो 20,000 दे रखा है, तो वो रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। तो वैल्यू इन यूज आया 19,019, रिकवरेबल अमाउंट होगा 19,019 और 20,000, इन दोनों में से जो हायर, तो 20,000। फिर इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस होगा 25,375 माइनस 20,000, तो 5,375, ये आपका इंपेयरमेंट लॉस हो गया। रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगा 20,000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन पूछ रहा है 2002 एंड ऑनवर्ड, तो ये कितना आएगा, 20,000 में से 1,000 का स्क्रैप वैल्यू घटाओ, और अभी यूजफुल लाइफ कितनी बची हुई है, 5 साल अभी बचे हुए हैं, क्योंकि 3 ही साल बीते हैं, टोटल लाइफ थी 8 साल, तो 19,000 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 2375। दिस इज योर डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, ये सब सॉल्यूशन भी इन्होंने दे रखा है। अच्छा, यहां पर ये प्रेजेंट वैल्यू निकालकर सिर्फ आपको क्या निकालना है, यहां पर रिकवरेबल अमाउंट निकालना है, तो अपने आप निकाल लेना। अब ये मैं क्या बताऊं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसमें, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा देख लो, ये क्वेश्चन देखो, 1 अप्रैल 2000 को आपने 7 करोड़ की एक एसेट परचेज की जिसकी यूजफुल लाइफ थी 7 साल, तो 7 डिवाइडेड बाई 7, 1 करोड़ आपका डेप्रिसिएशन हो गया हर साल का। मशीन डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। 1 अप्रैल 2004 मतलब 31 मार्च 2001, 2002, 2003, 2004, 4 साल के बाद द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वाज रीअसिस्ट एट ₹5.1 करोड़, मतलब रिवैल्यू कर दिया आपने, एंड सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, condition indicating the impairment of the machine existed and the recoverable amount ascertained to be only 79 lakhs. You are required to calculate the loss on impairment of the machine and show how this loss is to be treated in the books of G Limited. G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. ये तो हम लोग करते ही हैं कि जब भी एसेट अगर रिवैल्यू होता है तो जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन होता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, ये आपको पता है। तो इसका देखिए आंसर क्या आएगा, मैं यहां पर निकाल देता हूं। देखो, सबसे पहले आपने एसेट को परचेज किया 7 करोड़ का, पहले 4 साल बीत गए, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो, डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर, तो 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट 1/4/2004 को कितना आएगा, 3। अब आपने इसको रिवैल्यू कर दिया, तो रिवाइज्ड वैल्यू है 5.10, तो इसका मतलब 2.10 का रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा आपने, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन आपने लगाया अभी 2 साल और, 2 साल और डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स, क्योंकि 6 ईयर के एंड में रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब जो है इंपेयरमेंट हो रहा है, तो 2 साल और बीत गए, पहले 4 साल बीते थे, अब 2 साल और बीत गए, तो 5.10 डिवाइडेड बाई कितने साल बचे हुए थे रिवैल्यूएशन के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद बचे हुए थे 3 साल, 3 में से 2 और बीत गए, तो देखो कितना होगा, 5.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3.4 का डेप्रिसिएशन और लग गया, तो यहां पर जो वैल्यू बची
कैरिंग अमाउंट बचा, वो बचा यहां पर 1.7 और रिकवरेबल अमाउंट है यहां पर 0.79। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा? इंपेयरमेंट लॉस होगा आपका 0.91। ये तो इंपेयरमेंट लॉस निकल आया। अब इस इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले ये देखो, आपने जो 1/4/2004 को रिवैल्यूएशन किया था, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आया था? 2.10। इसमेमें से आपने डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है, जो एक्सिस डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो एक्सिस डेप्रिसिएशन 2.2 2.1 3 साल का था, तो 2 साल का आपने इसमें डेप्रिसिएशन के तौर पर राइट ऑफ कर दिया होगा। भाई एक्सिस डेप्रिसिएशन किस पर? ये 2.10 जो होता है ना, यही तो एक्सिस डेप्रिसिएशन है। तो 2.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 1.4 तो एक्सिस डेप्रिसिएशन के तौर पर चला गया होगा। तो बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना होगा? 0.7। तो 0.7 जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है जिस दिन आप इंपेयरमेंट कर रहे हो उस दिन, तो 0.91 यानी 91 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आया। 70 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो 70 लाख तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा, बाकी 21 लाख जो है वो पीएनएल में चला जाएगा। यही आपका आंसर है इसका। ये देख लो, कैरिंग अमाउंट 7, 4 का डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू बची 3, रिवैल्यूएशन हुआ 2 पॉइंट, वैल्यू आ गई ये। उसके बाद 2 साल का और डेप्रिसिएशन लगा 3.4। अब एसेट की वैल्यू बची, अब एसेट की वैल्यू बची 1.7, रिकवरेबल अमाउंट है 0.71, इंपेयरमेंट लॉस आया 0.91। अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस देख लो, 2.1 था, 1.40 एक्सेस डेप्रिसिएशन के तौर पर चला गया, तो वैल्यू कितना बचा होगा इसका? 0.7। तो 0.7 से ये 2.1 में से 0.7 चला गया, तो कितना बचा आपका? यानी 2.1 में से 1.4 चला गया, तो बचा कितना? 0.7 बचा। तो 0.7 जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो 0.1 आया था, तो 0.7 जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा, बाकी 21 लाख का इंपेयरमेंट लॉस जो है वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। मेरे ख्याल से सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आप लोग अपने आप कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो मैं करवा चुका हूं, और अगर आपको क्वेश्चन करना ही है तो वीडियो पड़ा हुआ है जो मैंने करवाया हुआ है, समझे? ओपन वीडियो है, उससे कर लेना आप लोग क्वेश्चन। वैसे ये हो चुका है। ठीक है, तो अपने आप कर लेना, मैं एमसीक्यू करवा देता हूं बस। मैं आपको एमसीक्यू करवा देता हूं। एमसीक्यू देखो, if there is indication that an asset may be impaired but the recoverable amount of the asset is more than the carrying amount of the asset, the following are true। मतलब एक इंडिकेटर दिखा कि इंपेयर हो सकता है एसेट, लेकिन जब इंपेयरमेंट टेस्ट किया तो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा था, तो इंपेयरमेंट तो होगा नहीं। अब आपसे कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड द कंपनी कैन कंटिन्यू द सेम इन द बुक्स एट ए बुक वैल्यू इटसेल्फ। ये भी वैसे ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एंटिटी शुड रिव्यू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ AS10। बेटा सही आंसर ये है। देखो, हर साल के एंड में अगर इंपेयरमेंट ना भी हो तब भी हर साल के एंड में AS10 कहता है आप अपनी एसेट का रिमेनिंग जो यूजफुल लाइफ है उसको रिव्यू करो, स्क्रैप वैल्यू को रिव्यू करो, डेप्रिसिएशन के मेथड को रिव्यू करो और उसके हिसाब से फिर डेप्रिसिएशन लगाइए। तो सही आंसर इसका ये है। वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट ये है। ठीक है, ठीक है जी। इन केस गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी, द फॉलोइंग इज ट्रू। अप्लाई बॉटम अप टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू CGO। ये गलत है। अगर कैन नॉट बी एलोकेटेड होता है तो टॉप डाउन टेस्ट लगाते हैं गुडविल के लिए और बॉटम अप टेस्ट लगाते हैं बाकी एसेट के लिए। अप्लाई टॉप डाउन टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू CGO। ठीक है, अंडर रिव्यू।
अप्लाई बोथ बॉटम अप टेस्ट एंड टॉप डाउन टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू सीजीओ, ये ठीक है। यानी बॉटम अप टेस्ट लगाते हैं बाकी एसेट के लिए और टॉप डाउन टेस्ट लगाते हैं गुडविल के लिए। अच्छा, तीसरा देखिए, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एसेट इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें भी सी ही आंसर है। यानी अप्लाई, जब गुडविल को आप कॉर्पोरेट एसेट को एलोकेट नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट एसेट को एलोकेट नहीं कर सकते, तो आप पहले बाकी एसेट के लिए टॉप डाउन टेस्ट लगाइए और मतलब बाकी एसेट के लिए बॉटम अप टेस्ट लगाइए और कॉर्पोरेट एसेट के लिए टॉप डाउन टेस्ट लगाइए। तो इसका आंसर भी सी होगा। ठीक है जी, सी इसका आंसर है। अच्छा, फोर्थ देखिए, फोर्थ में लिखा है इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस विच स्टेटमेंट इज ट्रू? गुडविल रिटन ऑफ कैन नेवर बी रिवर्स्ड। Goodwill written off can be reversed without any condition to be made. Goodwill written off can be reversed only if certain conditions are met. Goodwill written off can be reversed. ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला आंसर होना चाहिए कि गुडविल एक बार रिवर्स हो, अगर राइट ऑफ कर दिया तो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, गुडविल रिवर्स नहीं हो सकता। बाकी क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। मुझे लगता है कि आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना वो सभी हैं इसके अंदर। समझे? बताओ बच्चों, क्लियर? चलो फिर अभी मैं इतना ही करवाता हूं।